नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बीजापुर के बीजेपी नेता नीलकंठ काकेम की नक्सलियों ने हत्या कर दी, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने उनकी हत्या पर शोक व्यक्त किया और राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम की कानून व्यवस्था पर नियंत्रण खत्म हो गया है। बीजापुर जिले में, बस्तर क्षेत्र के बीजापुर जिले में हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और कर्मठ कार्यकर्ता श्री नीलकंठ की माओवादियों ने जघन्य और बर्बर हत्या की है। इस हत्या की जितनी निंदा की जाए कम है। यह इस बात का जीवंत प्रमाण है कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में श्री भूपेश बघेल जी और कांग्रेस सरकार का कानून और व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है। वहां पर बेगुनाह लोग नक्सलियों के द्वारा, माओवादियों के द्वारा मारे जा रहे हैं। उधर बुरहानपुर के मालीवाड़ा में मुस्लिम कनकार समाज का 21वां सामूहिक विवाह संपन्न हुआ, जिसमें 9 जोड़ों का निकाह हुआ। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी और उप नेता प्रतिपक्ष उबैद शेख समेत मुस्लिम समाज के लोग मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि मुस्लिम काकार समाज ने बुरहानपुर जिले में सबसे पहले सामूहिक निकाह की शुरुआत की थी, जब से जिले में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन लगातार चलता आ रहा है। तो बुरहानपुर में 9 जोड़ों के सामूहिक निकाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस नेता भी उन्होंने शिरकत की और मौजूद रहे। जहां पर आपको बता दें कि इस सामूहिक विवाह को काफी लंबे समय से आयोजित किया जा रहा है और इस बार के सामूहिक निकाह में 9 जोड़ों का निकाह करवाया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। और इस दौरान 9 जोड़ों का निकाह हुआ है। सामूहिक विवाह का जो ये आयोजन किया गया था, इसमें इस बार 9 जोड़ों का निकाह हुआ है। बताते चले कि काफी लंबे समय से इस तरह का आयोजन किया जा रहा है और इस बार मौके पर कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। इस बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी कोर ग्रुप और लोकसभा टोली की बैठक हो रही है और बीजेपी कार्यालय में ये बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी समेत कई नेता मौजूद रहे। तो बीजेपी कार्यालय में ये बैठक हुई है और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी कोर ग्रुप और लोकसभा टोली की ये बैठक बीजेपी कार्यालय में जिसका आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी समेत कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहे। तो बीजेपी कोर ग्रुप और लोकसभा टोली की बैठक का आयोजन किया गया और बीजेपी कार्यालय में ये बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी समेत तमाम नेताओं ने शिरकत की। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी समेत कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। बताते चले कि बीजेपी कोर ग्रुप और लोकसभा टोली की ये बैठक का आयोजन हुआ था और बीजेपी कार्यालय में इस बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर बताते चले कि प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और कई बड़े नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया और बैठक में मंथन किया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कमेटी है और लोकसभा जो टोली है, ये इस बैठक में शामिल हुई और बैठक में कई तरह के विषयों को उठाकर मंथन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और कई बड़े नेता भी मौजूद रहे।
तो तस्वीरें बीजेपी कार्यालय से हैं, जहां पर ये बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें बीजेपी कोर ग्रुप और लोकसभा टोली के बीच में ये बैठक हुई है। और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी समेत कई बड़े नेताओं ने शिरकत की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बुरहानपुर की, जहां पर शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ है, जिसमें नगर निगम अध्यक्ष अमर यादव ने श्रद्धालुओं के लिए पानी के टैंकरों की व्यवस्था की है और जल ही उत्तम सेवा का नारा दिया है। साथ ही स्टेशन पर आने वाले लोगों के लिए पोहा और जल वितरण की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ बताते चले कि शिव महापुराण कथा के कारण पूरा प्रदेश शिवमय हो चुका है। सभी सेवाधारी श्रद्धालु सेवा का काम कर रहे हैं। पहले तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम बड़े सौभाग्यशाली है जो पंडित मिश्रा जी की हमारे यहाँ बुरहानपुर में कथा हो रही है और इसका पूरा बुरहानपुर आसपास के जिले के लोग भी इसका लाभ ले रहे हैं। पर हमारा अपना स्वयं का दायित्व है कि हम लोगों को कैसी सेवा जनता तक पहुंचाए। तो मेरे द्वारा पानी की सप्लाई टैंकर जगह जगह टंके रखे वहाँ पानी भर दिया जा रहा है और 3 टैंकरों से माध्यम से इस काम को पूरा किया जा रहा है। और साथ ही साथ लालबाग में स्टेशन पे श्रद्धालु जो लोग आ रहे हैं जिनके वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, उसके लिए लालबाग में हिंदू सेवा समिति सभी धार्मिक कार्यक्रम वाले, सेवा वाले सब मिलकर हम लालबाग वाले वहाँ पे पानी, चाय, नाश्ते की व्यवस्था कर रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा की ओर से आदिवासियों के हिंदुओं से अलग होने के संदर्भ में दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ वातावरण बना रहे हैं। यह साजिश उनके शीर्ष नेतृत्व द्वारा कराई जा रही है। इसके मूल्य में आदिवासी संस्कृति को खत्म, धर्मांतरण कराकर आदिवासियों को ईसाई बनाने की साजिश है। पार्टी के नेतागण लगातार हिंदुत्व को और सनातन धर्म के जिस तरीके से खिलाफ में पूरे देश में वातावरण पैदा कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारे संस्कृति को खत्म करने की इनकी साजिश रही है, ये इनके वक्तव्य के माध्यम से जाहिर होता है। अभी कवासी लखमा के माध्यम से उन्होंने जिस तरीके से उनके माध्यम से जो बातें उगलवाई है, ये इस बात को साबित करता है। कवासी लखमा ने कहा कि आदिवासी हिंदुत्व के से अलग है। मैं पूछना चाहता हूं कवासी लखमा जी से कि हमारे बस्तर के लोग, जो हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, वो बारसूर के जो गणेश जी की प्रतिमा है, कोई ये 50-100 साल की बात नहीं है, हजारों साल से चल रही आ रही है। हमारे माई दंतेश्वरी की आराधना, जिसका हम हजारों साल से पूजा आराधना कर रहे हैं, हमारे कहते हैं ढोलकल में कहते हैं गणेश जी की कहते हैं प्रतिमा है। आपका विधानसभा क्षेत्र इंजरम, जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे, रामाराम मेला, जो आज पूरे देश की पहचान बन चुका है, उसका भरपूर कोशिश करेंगे कि हमको आदिवासी के धर्म को अलग होना चाहिए। ये संविधान में लिखा हुआ भीमराव अम्बेडकर ने, और उसको हमको क्यों नहीं मिलेगा? इसका लड़ाई पूरा हिंदुस्तान का आदिवासी लड़ेंगे। जहां अगर केदार जैसे लोग अगर इस प्रकार बोलेंगे, हिंदुस्तान का आदिवासी को अपमान करने वाले लोगों को सबक सिखाएंगे। वहीं अगली खबर बुरहानपुर से है, जहां एक प्रेमी युगल ने जहरीली दवाई पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। बता दें कि युवक युवती एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन माता पिता राजी न होने को लेकर लड़की ने लड़के के साथ मिलकर कीटनाशक दवा पी ली, जिसके चलते दोनों के परिजनों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर दोनों का इलाज चल रहा है। हम तो घर पे नहीं थे, यही दोनों घर पे थे। तो क्या मालूम कब लाए और कब पिए, हमारे को पता नहीं। फिर इनको उसके माँ बाप मांगे कि, तो जब हमने लेने को आए उनको, तो लोग लेने आए तो दरवाजा खोले, तो उन्होंने दरवाजा की खोले, आवाज दे के फिर खिड़की से देखे तो दोनों के दोनों पड़े हुए थे। फिर पकड़ा हमने ऊपर से उखाड़े और दरवाजा भी तोड़े और उनको निकाल के लाए दवाखाने। जी सर, इनका प्रेमियों का जोड़ा था, 2 साल से इनका चक्कर चल रहा था। अब लड़का लड़की भाग के शादी करना चाहते थे, लड़की के माँ बाप कुछ माने नहीं, तो उसके कारण इन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, पॉइजन पी लिया इन्होंने।
उधर इंदौर के पास महू में एक बच्चे के अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया है। एक कांग्रेस नेता के 8 साल के भतीजे का अपहरण करने के बाद परिवार से 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई और बाद में बच्चे की हत्या कर दी गई। बच्चे का शव महू में ही एक पुलिया के पास नीचे मिला है। मामला किशनगंज थाना क्षेत्र के गांव पिंगडाबर का है। पुलिस ने इस पूरे मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना की राशि वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिलाओं समूहों और गौठानों समितियों को 8 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे, जिसमें 15 जनवरी से 31 जनवरी तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय 2.38 लाख क्विंटल गोबर की एवज में 4 करोड़ 76 लाख रुपए, गौठानों समितियों को 2.04 करोड़ रुपए और महिला समूहों को 1.43 करोड़ रुपए की लाभांश राशि शामिल है। बताते चलें कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी के एवज में विक्रेताओं को अंतरित जाने वाली 4.76 करोड़ रुपए की राशि में से मात्र 1.98 करोड़ की राशि कृषि विभाग की ओर से और साथ ही साथ 2.78 करोड़ रुपए का भुगतान स्वावलंबी गौठानों की ओर से किया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य में अब तक 4,927 गौठानों जो कि स्वावलंबी हो चुके हैं, जो स्वयं जमा करने का काम करते हैं। गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने का काम किया जाता है। स्वावलंबी गौठानों की ओर से अब तक 14.49 करोड़ रुपए का गोबर स्वयं की राशि से क्रय कर भुगतान किया गया है। गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए 13 यूनिटें शुरू की जा चुकी हैं। क्रियाशील यूनिट के माध्यम से अब तक 17,976 लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन किया गया है, जिसमें से 9,622 लीटर प्राकृतिक पेंट के विक्रय से आपको बता दें कि 22,51,110 रुपए जमा किए गए हैं। सबसे पहले जो लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं, चाहे किसान हो चाहे गौपालक हो, सबको बधाई देता हूं। आप इस साल रिकॉर्ड धान खरीदी हुआ है, 107,53,000 मीट्रिक टन धान खरीदी। तो सबसे पहले अन्नदाताओं को बधाई, शुभकामनाएं। 22,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के खाते में। दूसरा, बधाई गौपालकों को, गोबर विक्रेताओं को, जो अब सेंचुरी भी पार कर चुके हैं, 200 करोड़ रुपया भी डबल सेंचुरी उसमें भी लगा चुके हैं। तो इसके लिए उनको भी बधाई। और बधाई देता हूं आदरणीय कृषि मंत्री भाई प्रदीप और पूरे अधिकारियों को, मैदानी स्तर के जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, गौठान समिति के सब साथी हैं, उनको भी बधाई कि एक ऐसा काम जो इसके पहले कहीं नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था और व्यापक पैमाने पर नहीं हुआ था, और इस कार्य को आप लोगों ने एक मुकाम तक पहुंचाया है और साथ ही सफलता दर सफलता आप हासिल करते भी जा रहे हैं। और स्वावलंबन की ओर, जैसा कि अभी चौबे जी ने कहा कि 51% हमारे गौठान अब स्वावलंबी हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले महीनों में हमारे सारे गौठान स्वावलंबी हो जाएंगे और गोबर खरीदी के लिए हमको पैसा देना नहीं पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात, सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहना होगा, निर्भरता खत्म हुई है, ये बड़ी बात। और पहले तो गोबर से हम लोग वर्मी कंपोस्ट बनाने की बात करते थे, लेकिन हमारी जो स्व सहायता समूह की बहनें हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, वो मिल के गोबर से दिया बनाने लगे, गोकाष्ठ बनाने लगे, गमले बनाने लगे, गुलाल बनाने लगे। और अब तो लोगों ने जो पिछले समय एमयू हुआ था
तो अब प्राकृतिक पेंट बना रहे हैं। प्राकृतिक पेंट में जिस प्रकार से अभी अयाज जी ने बताया कि 22,000 लीटर ना, कितना 5 लाख रुपए का नहीं प्राकृतिक 22 लाख रुपए का कितने लीटर उत्पादन कर चुके हैं? 17,000 लीटर आपने उत्पादन किया है। अब आपको ये मैच करना पड़ेगा कि जितने भी हमारे स्कूल अब बनने वाले हैं, जिसके रंगाई पुताई हमको करना है और अभी से शुरू होगा, तो उसके जो मांग है और उसकी पूर्ति दोनों में आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि व्यापक पैमाने पे हर गांव के स्कूल को, शहर के स्कूल को पुताई करना है। तो पहला काम तो यह है कि जो स्कूल के हमारे विद्या मंदिर हैं बच्चों के, उसकी पुताई के लिए आपको उतना उत्पादन करके रखना होगा। दूसरी बात है, जितने भी हमारे शासकीय कार्यालय हैं जहां भी रंगाई पुताई होगा उसका उपयोग आपको करना है, उसकी भी पूर्ति आपको करना है। तो इसको आपको देखना होगा, नहीं पता चला कि आप पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, फिर शिक्षा विभाग फिर दूसरे रास्ता फिर तलाशने शुरू करेंगे, हमको तो मिला ही नहीं। तो फिर ये जो आप इतनी इकाई डाल रहे हैं वो फिर वो काम प्रभावित होगा। तीसरी बात यह है कि जो बिजली हम लोग बेमेतरा में 2 अक्टूबर को शुरुआत किए थे बिजली उत्पादन का, अब वो जमीन पे उतरता दिखाई दे रहा है। जगदलपुर के जो डोंगा घाट है वहां 26 जनवरी को पहले बिजली गोबर से बिजली उत्पादन का हमने संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो ये बड़ी उपलब्धि, उसी प्रकार से अन्य जगहों में भी इसकी शुरुआत हो रही है। अब बहुत जल्दी से एक तो उसके रेट है तैयार करना, दूसरा उसको ग्रिड में जोड़ने का काम जो उत्पादन होगा, क्योंकि वो जितना उत्पादन कर रहा है और आपकी जो फ्रीक्वेंसी पता नहीं क्या टेक्निकल आप लोग उसको करते हैं, तो वो मैच हो ताकि ट्रांसमिशन लाइन में जा सके। इसको आप लोगों, ये इंजीनियर लोगों का काम है और विद्युत विभाग इसको करे। रेट भी तय करना है और दूसरा उसको ग्रिड से जोड़ना है, तो वो काम हम लोगों को करना है। तीसरा जिसके बारे में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में भी बात हो रही थी, अभी हम लोगों ने वहीं कुकानार में हम लोग गए थे, बहुत बढ़िया बना है। अब आवश्यकता ये है कि उसके जैसे हम लोग उद्योग नीति बनाए हैं 2019 से 2024 का, तो उसी प्रकार से ग्रामीण उद्योग की नीति भी हम लोगों को बनाना चाहिए कि सरकार चाहे इंडिविजुअल हो या गौठान समिति के द्वारा यदि कुछ काम करते हैं वो नीति बन जाए। जिस प्रकार से उद्योग नीति बनी है उसी प्रकार से इसको भी सब्सिडी हम लोगों को देना चाहिए, बिजली में, पानी में, लोन में, जीएसटी में, और बहुत सारी जो हम लोगों ने इसमें घोषणा की है, तो उसका अध्ययन करते हुए इसमें भी हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि जो पढ़े लिखे युवा हैं वो अपना उद्योग लगा सकते हैं। हम कितना, जैसे 5,000 स्क्वायर फीट हम जमीन देंगे या उसे कम देंगे या ज्यादा देंगे, ये सारी चीज का अध्ययन होना चाहिए और एक नीति जल्दी से बने और कैबिनेट से पास हो जाए, और ताकि वो उसका लाभ, अब हम रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बना ही रहे हैं, 300 बन ही रहा है, तो उसके बनने से पहले ही ये नीति हमारे फ्लोट हो जाए, ताकि जो युवा हैं चाहे वो कोई उद्योग लगाना चाहते हैं वो लगा सकें। खासकर जो कृषि उत्पादन है या वन से जो उत्पादन, लघु वन उपज है उससे, या दूसरे कोई उद्योग वो लगाना चाहते हैं, उसके लिए ये नीति बने, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान लड़के लड़कियां या समूह में कोई काम करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे समूह में काम कर रहे हैं, तो उनको उस प्रकार से उसको रजिस्ट्रेशन हो और उसके प्रकार से लोन की प्रक्रिया हो, उसके सारे सब्सिडी उसको मिले। जैसे मशीन के बारे में बोल रहे थे, तो वो खुद मशीन खरीदे, वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शासकीय तौर पे अब खरीदी करेंगे तो आजकल तो कंप्यूटर आप 5 साल पहले खरीदे हैं तो आज वो अनुपयोगी हो गया है। तो ये सारी चीजें हैं, आजकल तो आधुनिक मशीनें लगातार आ रहे हैं। एमआरआई पहले करते थे, अब उसके हर साल नए वर्जन आ जाते हैं, तो उसी प्रकार से मशीनों का भी है। तो वो मशीन की जानकारी उन हितग्राहियों को देना और उसके बाद उसके पसंद के वो चयन कर, मशीन चयन करके वो
खरीदी की व्यवस्था करे। तो इस प्रकार से हम लोगों को करना चाहिए और इस दोनों काम को जल्दी कर दे, ट्रांसमिशन में जोड़ने का काम। और दूसरी बात यह है, जब बिजली उत्पादन से पैसा मिलना शुरू होगा, और जैसे आज हम वर्मी कंपोस्ट का पैसा वितरण कर रहे हैं, गौमूत्र का पैसा वितरण कर रहे हैं, तो आने वाले समय में बिजली का भी पैसा उन समितियों को, उन समूहों को हम वितरण करें, यह सुनिश्चित आपको करना होगा। जब एक बार आप शुरू कर देंगे तो समझ लीजिए फिर वो तो लाइन लग जाएगी सारे गठौनों में, क्योंकि उसमें तो गोबर पेंट कर रहे हैं तो गोबर का दूसरा उपयोग, मतलब आप दूसरा उपयोग कर रहे हैं, उतनी क्वांटिटी कम होगी। लेकिन यदि बिजली उत्पादन करते हैं तो क्वांटिटी भी कम नहीं होना है, बल्कि आपको 15 दिन 20 दिन जो आपको ठंडा करने में लगता है, उसके बाद आप टाँके में डालते हैं, वो समय भी बचा और दूसरा आपको वो क्वालिटी भी मिलेगा। लेकिन वो देखना पड़ेगा वर्मी कंपोस्ट में, क्योंकि वो जो गोबर है उसमें मीथेन निकल चुका है, पानी कम हो चुका है, ऐसे में वो जो गोबर बचेगा तो उसमें वर्मी जो केचुआ डालते हैं तो वो खा पाएगा नहीं खा पाएगा, उसमें कितने मात्रा में आपको पैरा पत्ता मिलाना पड़ेगा, वो भी आपको अध्ययन करना होगा। अध्ययन करेंगे और उसका आपको उस दिशा में काम करना पड़ेगा। अभी तो आपके पास 25-30% आ रहे हैं वर्मी कंपोस्ट। अब जब वो पानी और मीथेन निकलने के बाद 60% जो गोबर बचेगा, उसमें अधिकतम मतलब 30% से ज्यादा वर्मी आपको उसमें मिल सकता है। वो भी एक अध्ययन करना है आपको। और यदि ये हो जाता है तो गोबर का पैसा मिलेगा, वर्मी कंपोस्ट का भी पैसा मिलेगा, बिजली भी पैसा मिलेगा। करोड़ों लोगों का धन जो गाढ़ी कमाई है उसे लूटकर, सब जुगाड़ दिखाकर लूटा और वो पैसे लेके भाग गए। छत्तीसगढ़ में भी पिछली सरकार ने खूब, सरकार के में बैठे हुए लोगों ने खूब इसको प्रचार प्रसार किया, कार्यालय के उद्घाटन किए, मेला लगाए और लोग विश्वास किए जब शासन में बैठे हुए व्यक्ति, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधानसभा अध्यक्ष हो, यदि इसको कोई किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं, प्रमोट करते हैं, तो लोगों को विश्वास अपने आप विश्वास पैदा होता है। और उस विश्वास के कारण से लोगों ने अपने, चाहे बच्चों के पढ़ाई के लिए हो, शादी के लिए हो, वो उस राशि को उन्होंने डाला और सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया लेके भाग गए। हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने इस मामले में जब तहकीकात की जानकारी लेनी चाहिए तो कोई सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं थे। सभी मंत्रीगण, अधिकारीगण मिलके एक व्यापक रूप से कार्यक्रम बनाए। सभी कलेक्टर, सभी एसपी को ये जिम्मेदारी दी गई और लगातार कार्रवाई करते हुए विभिन्न जिलों में, राजनांदगांव, दूर, धमतरी, रायपुर, बिलासपुर, इन जिलों में अभी तक के 40 करोड़ से अधिक की राशि हम हितग्राहियों को वापस कर चुके हैं। लेकिन ये जो लूट की जो राशि है, उससे जो वापस कर रहे हैं वो राशि की मात्रा बहुत कम है। लेकिन फिर भी पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां निवेशकों का पैसा वापस किया जा रहा है, सिवाय छत्तीसगढ़ के। और इस मामले में मैंने वित्त मंत्री को भी पत्र लिखा, गृह मंत्री को पत्र लिखा कि जब मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इसे ईडी से क्यों जांच नहीं कराते? हजारों करोड़ रुपया जब गया है तो उसमें टाल मटोल कर रहे हैं, उसमें जांच नहीं हो रही है। दुर्भाग्यजनक की स्थिति है कि आम जनता का पैसा डूबा है और केंद्रीय एजेंसी उसमें जांच करने से इनकार कर रहे हैं। मैंने ईडी के डायरेक्टर भी पत्र लिखा, लेकिन हमारे सीमित साधन है, सीमित अधिकार है, उसके बावजूद भी लगातार न्यायालयीन प्रक्रिया को अपनाते हुए इस राशि को हम लोग कर रहे हैं। और दूसरे राज्यों के अधिकारी भी पूछते हैं, दूसरी सरकारें भी पूछती हैं कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कैसे कर लिए। लेकिन हमारे अधिकारी के निरंतर मेहनत से, लगातार समीक्षा के कारण से
ये राशि वापस हुई है। आज करीब 3,274 निवेशकों के 2,56,00,000 रुपए की राशि वापस हुई है। घनश्याम भाई ने अपने अनुभव साझा किया, तीजन बहन ने भी अपने अनुभव साझा किया। वो जो पैसा डूब गया था, उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमारे सरकार बनने के बाद एक आशा जगी कि पैसा हमको वापस मिल जाएगा। तो सभी जो निवेशक हैं उसको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और ये कार्य जो है वो निरंतर चलता रहेगा जब तक कि एक एक निवेशक का पैसा वापस नहीं हो जाएगा, तब तक के इस कार्यक्रम को हम लगातार जारी रखेंगे। धन्यवाद। पेंट में तो उतना गोबर अलग हो गया, फिर पानी रस निकाले, तो एक चीज का कितना उपयोग हम कर सकते हैं, ये बड़ी बात होगी। तो एक उद्योग गोधन न्याय योजना है, वो बहुत सारे उद्योग को स्थापित कर रहा है, नए नए आप पैमाना स्थापित करते जा रहे हैं और देश और दुनिया के लिए बड़ा कौतूहल का विषय बना हुआ है। तो आप सबको इस अवसर पर बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। चलो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।